हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डीआरडीओ ने मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री पर हाँ कर दिया है। यानी अब क्या होगा, डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा इंडियन इंडस्ट्री पर। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो भारत सरकार ने 25 अगस्त 2026 को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए घरेलू उत्पादक के लिए उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। तो सरकार का उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट से मास प्रोडक्शन तक का पूरा इकोसिस्टम भारतीय उद्योग के हाथों में मजबूत करना भी है। तो आखिर सरकार ने क्या मंजूरी किया है वो जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब डीआरडीओ की कन्वेंशनल मिसाइल टेक्नोलॉजी को योग्य भारतीय कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है। तो भारतीय डिफेंस कंपनीज इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो देश में प्रोडक्शन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया निर्धारित क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अधीन ही होंगी। तो डीआरडीओ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके ऑब्जर्वेशन में इंडस्ट्री के साथ काम करेगा। तो इसका मतलब होगा कि डीआरडीओ का मुख्य काम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आगे बढ़कर हर मिसाइल को खुद बड़े पैमाने पर बनाना नहीं होगा, बल्कि इंडस्ट्रियल पार्टनर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। तो यह फैसला इतना बड़ा क्यों है वो भी जान लेते हैं। तो भारत लंबे समय से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस फैसले से तीन चीज़ों एक साथ हासिल करने की कोशिश भी है। तो विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना होगा हमें, और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, और डीआरडीओ की डेवलप टेक्नोलॉजीज को फैक्ट्री तक तेज़ी से पहुंचाना है। तो ये सब मकसद है। तो यानी यह केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं है, बल्कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जोड़ने का भी एक रणनीति है। तो डीआरडीओ और प्राइवेट इंडस्ट्री की भूमिका कैसे बदल जाएगी उसके बाद वो भी जान लेते हैं। तो परंपरागत रूप से डीआरडीओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का प्रमुख संस्थान रहा है, और प्रोडक्शन में सरकार की डिफेंस कंपनीज की बड़ी भूमिका भी रही है। अब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बड़ा अवसर भी मिलेगा। तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार योग्य प्राइवेट फर्म के बीच कॉम्पिटिटिव बाइडिंग के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनरशिप तय की जा सकती है। तो इससे एक नया मॉडल भी बन सकता है। तो डीआरडीओ क्या करेगा, टेक्नोलॉजी करेगा, टेक्नोलॉजी के बाद इंडियन इंडस्ट्री को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद मास प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। उसके बाद आर्मी को फोर्सेस यानी आर्मी फोर्सेस को दिया जा सकता है। तो यह मॉडल प्रोडक्शन की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे डीआरडीओ से टेक्नोलॉजी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से इंडियन इंडस्ट्री को जाएगा, उसके बाद मास प्रोडक्शन होगा, उसके बाद आर्मी को यानी आर्म फोर्स के पास जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ही होगा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करना और बड़ी संख्या में मिसाइल बनाना दो अलग अलग चैलेंजेस हो सकता है। किसी टेक्नोलॉजी के सफल होने के बाद अगला सवाल होता है कि क्या भारत उसे तेजी से हजारों कंपोनेंट्स और सिस्टम के साथ बड़े पैमाने पर बना सकता है या नहीं। तो प्राइवेट इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता यह महत्वपूर्ण हो जाता है। एक से ज़्यादा कंपनीज को इकोसिस्टम में शामिल करने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकता है, सप्लाई चेन मजबूत हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन बढ़ सकता है, और डिलीवरी टाइमलाइन भी बेहतर हो सकता है। तो एमएसएमई की भी बहुत भूमिका होगा, यानी एमएसएमई की फायदा ज़्यादा होगा। तो सरकार ने विशेष रूप से एमएसएमई और टेक्नोलॉजी पार्टनर की पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात भी कही है। मिसाइल का पूरा सिस्टम एक ही कंपनी नहीं बनाती है, तो इसके अंदर हजारों कंपोनेंट्स और सब सिस्टम भी हो सकते हैं। इसीलिए बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, प्रिसिशन इंजीनियरिंग फर्म, उसके बाद सेंसर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्रोपल्सन रिलेटेड सप्लायर भी होंगे, मटेरियल्स
मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे। तो ऐसे छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश भी की जा रही है। तो भारत का डिफेंस सेक्टर पिछले कई वर्षों से इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की दिशा में काम चल रहा है। तो नई पॉलिसी का स्पष्ट उद्देश्य है कि रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इंक्रीज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी है। तो इसका अर्थ यही नहीं है कि भारत तुरंत हर प्रकार के फॉरेन डिफेंस इंपोर्ट को बंद कर देगा, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी को देश में विकसित किया जा चुका है उसको प्रोडक्शन के लिए विदेशी सप्लाईज पर निर्भरता कम करना, यानी आर्थिक और स्ट्रेटेजिक दोनों दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो युद्ध जैसी स्थिति में इसका महत्व भी बढ़ जाएगा। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में केवल वेपन्स की क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं होता है, एक दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर ज़रूरत अचानक बढ़ जाए तो प्रोडक्शन कितनी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है वो भी देखना होगा, क्योंकि यही कारण है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी स्ट्रेटेजिक एसेट भी बन सकता है। अगर डोमेस्टिक कंपनीज के पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और सप्लाई चेन मजबूत होता है तो क्राइसिस के समय रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस अधिक रिजल्टमेंट भी हो सकता है, यानी रिजाइलेंट होगा। इसी वजह से सरकार इस फैसले को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाने से भी जोड़ रही है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा अवसर भी मिलेगा। तो यह फैसला इंडियन प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी मार्केट अपॉर्चुनिटी को काफ़ी बड़ा कर सकता है। अब क्वालिफाइड कंपनीज केवल कंपोनेंट सप्लायर बनने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एलिजिबल फर्म मिसाइल सिस्टम की प्रोडक्शन से ज़्यादा बड़ी भूमिका भी ले सकते हैं। तो इससे कंपोनेंट्स बढ़ने की संभावना होगा, कंपटीशन का फायदा भी होगा, जैसे बेटर टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, फास्टर प्रोडक्शन होगा, उसके साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंसी भी ये सब हो सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनीज पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो यह फैसला पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि एक लार्जर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो सरकारी और प्राइवेट कंपनीज के बीच कंपटीशन तथा पार्टनरशिप दोनों बढ़ सकते हैं। इससे डिफेंस प्रोडक्शन में एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा भी मिल सकता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब क्या नहीं है वो भी जान लेते हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्राइवेट कंपनी को मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्रीली मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी चाहिए। तो ऐसे सब शर्तें लागू रहेंगी, इसीलिए इसे अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस समझना गलत भी होगा। तो कौन कौन सी मिसाइल बन सकता है? तो सरकारी घोषणा का दायरा ऑल कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ को बताया गया है। तो इसका अर्थ है कि कन्वेंशनल मिसाइल टेक्नोलॉजी का व्यापक कवरेज भी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि भारत की हर स्ट्रेटेजिक या सेंसिटिव मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनी को ही दे दी जाएगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एप्लीकेबल रूल्स और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही होगा। तो आकाश से प्रलय तक चर्चा क्यों हो रहा है वो भी जान लेते हैं। तो इस फैसले के बाद डिफेंस एनालिसिस ने अलग अलग इंडिजिनियस मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चर्चा भी शुरू की है। आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और प्रलय जैसे सिस्टम ने भारत की इंडिजिनियस मिसाइल कैपेबिलिटी को दिखाया है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हर मिसाइल प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और प्रोडक्शन अरेंजमेंट करना ये अलग हो सकता है। इसीलिए केवल हेडलाइन के आधार पर यह मानना सही नहीं होगा कि सभी मिसाइल का प्रोडक्शन तुरंत प्राइवेट कंपनी को ही मिल जाएगा। तो डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होता है तो भविष्य में इंडिया केवल अपनी आर्म फोर्स को लिए नहीं होगा, बल्कि फ्रेंडली कंट्री के लिए भी डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करने की क्षमता भी बढ़ सकता है। तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के लिए जरूरी क्या क्या होता है? जैसे टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी होना चाहिए, आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस चेन के पहले दो हिस्सों को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है।
तो मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड भी होने को रेडी है। तो भारत की डिफेंस पॉलिसी अब केवल इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि लक्ष्य धीरे धीरे यह भी है कि जैसे इंडिया पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है। इसके लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल स्केल पर कन्वर्ट करना भी जरूरी है, नहीं तो पॉलिसी इसी बॉर्डर डायरेक्शन से भी जुड़ सकता है, यानी टीओटी पॉलिसी में। तो इंडियन इकोनॉमी पर असर क्या पड़ेगा? तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का मल्टी पिलर इफेक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक मिसाइल सिस्टम के लिए कई इंडस्ट्रियल की ज़रूरत भी होती है। इससे स्किल डेवलपमेंट होंगे, प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग होंगे, इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मेटेलियर्जी होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे, लॉजिस्टिक्स होंगे। ये सब सेक्टर को फायदा भी मिल सकता है। तो इसीलिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को केवल मिलिट्री इशू नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में भी देखा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चुनौती भी होता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना आसान हिस्सा तो होता है, लेकिन असल चुनौती भी इसमें आ जाता है। जैसे क्या इंडस्ट्री उस टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली ऑब्जर्व भी कर पाएगी या नहीं भी। तो डीआरडीओ ने इसी कारण इंडस्ट्री के साथ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन और ट्रांसफर में सहयोग की बात भी की है। तो अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को केवल असेंबली करेगी तो इंडिजिनियस वैल्यू एडिशन सीमित रह जाएगा। तो लेकिन अगर वे आगे रीडिज़ाइन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कंपोनेंट्स लोकलाइजेशन करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, एडवांस टेस्टिंग करते हैं, तो भारत की टेक्नोलॉजिकल डेप्थ को भी वास्तव में बढ़ जाएगी। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। तो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सामान्यतः कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग जैसा नहीं होता है। यह हाईली रिलायबिलिटी डिफेंस इक्विपमेंट भी होता है। इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ाते समय क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी जरूरी होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की संख्या बढ़ती है तो टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम को भी मजबूत रखना होगा। तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी देखेगा। तो चाइना और रीजनल सिक्योरिटी के संदर्भ में महत्व भी बढ़ जाता है। तो भारत के आसपास का स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल तेजी से बढ़ रहा है। तो चाइना की बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और मिसाइल कैपेबिलिटी के बीच इंडिया के लिए केवल अच्छी मिसाइल विकसित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत चाहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्रोडक्शन स्केल होना चाहिए, सप्लाई चेन मजबूत होना चाहिए और रैपिड रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। ये सब दृष्टि से ये सब देख रहा है भारत। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का विस्तार होगा और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को भी देखता है। तो स्टॉक मार्केट एंगल के बारे में भी जान लेते हैं कि किन कंपनियों पर नज़र रह सकता है। तो इस घोषणा के बाद मार्केट में कुछ डिफेंस कंपनीज को लेकर चर्चा स्वाभाविक हो गया है, लेकिन केवल इस अनाउंसमेंट के आधार पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में BDL, BEL, सोलर इंडस्ट्री, L&T, भारत फोर्ज, अडानी डिफेंस और NIBE जैसी डिफेंस लिंक कंपनीज का उल्लेख भी है, क्योंकि मार्केट वॉच कॉन्सेप्ट में भी ये हुआ है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस कंपनी को कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन पार्टनरशिप और ऑर्डर भी मिलते हैं। तो सबसे बड़ा कंक्लूजन जान लेते हैं कि इस फैसले को केवल डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनीज को दे रहा है, इसके रूप में भी हमें अधूरा देखना होगा। यानी असल में सरकार 3 लेयर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। जैसे लेयर 1 में क्या होगा, डीआरडीओ होंगे जो कि ये रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। जबकि लेयर 2 में लार्ज इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री काम करेगा, जो कि सिस्टम इंटीग्रेशन होगा और लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। उसके बाद लेयर 3 आ जाता है। इस पर क्या होगा, MSME एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी होंगी। तो इसमें कंपोनेंट होंगे, सब सिस्टम होंगे और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी भी होंगी। तो ये तीनों लेयर पर ये काम करेगा। तो अगर यह इकोनॉमिक सिस्टम को अगर कहें तो
यानी इकोसिस्टम सही तरीके से काम करता है तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी गहरी भी हो सकती है। तो कंक्लूजन जान लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो 25 अगस्त 2026 का यह फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य है कि डीआरडीओ की डेवलपमेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी को केवल लेबोरेटरी में रखने के बजाय उन्हें अगर हम भारतीय इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तक ले जाते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा, ऐसा कहना है। तो इसका संभावित परिणाम भी होता है, जैसे अगर हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो कम हो जाएगा और इंडिजिनियस प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकता है भारत में, और एमएसएमई सप्लाई चेन भी मजबूत होगा और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो सकता है। इससे बेहतर हमें ऑपरेशनल रेडीनेस भी मिलेगा और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी मिल सकता है। लेकिन इसकी सफलता केवल अनाउंसमेंट पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि असली परीक्षा होगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितनी तेजी से होता है, कितनी इंडियन कंपनीज क्वालिफाई भी करते हैं और प्रोडक्शन कितनी तेजी से स्केल होता है और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कितना बढ़ जाता है, ये सब भी देखना होगा। ऐसे ही हमारे इंडिया डेवलप कर सकता है। तो यही कारण है कि यह फैसला आने वाले वर्षों में ही हम जान पाएंगे कि भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस और मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मध्य साबित हो सकता है ये। तो इतना ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।